अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फैस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर। सेकेंड ईयर के लेक्चर में बारी है हमारे चैप्टर नंबर 18 की, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। और आज जो हम लोग तीसरी डेरिवेशन करने वाले हैं इस चैप्टर की, और वो जो डेरिवेशन है वो है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। या आप इसको बुक में देखोगे या मुख्तलिफ नोट्स में देखोगे तो राइटबर्ग्स फार्मूला के तौर पर यूज़ होती है, जिसमें राइटबर्ग कॉन्स्टेंट भी हम लोग ड्राइव करेंगे। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन ड्राइव करने के लिए पहले जो कंसिडरेशन है ना वो समझ लो। कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। तो ऐसा हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर भी स्टडी करा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो उसके लिए वो एनर्जी को इमिट करता है, यानी कि रिलीज़ करता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है डेल्टा ई या ई से शो कर सकते हैं, और वो बराबर है एच न्यू के। ठीक है, और फिर वो कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, तो इनिशियल ऑर्बिट को हमने नाम दिया है एन आई का, और फाइनल ऑर्बिट को हमने नाम दिया है एन एफ का। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एन आई से एन एफ की तरफ, और फिर एनर्जी इमिट कर रहा है, और जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो किसके बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल या प्लैंक्स लॉ, एच न्यू के। ठीक है, बस इसी को यूज़ करते हुए ना हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, वही कंसिडर करा हाइड्रोजन एटम जिसमें ट्रांजिशन हो रही है एन आई से एन एफ की तरफ। तो फोटोन इमिट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, और उसकी वेवलेंथ जो है वो बराबर होगी लेमडा के। अच्छा, तो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एनर्जी ऑफ फोटोन को हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। ई बराबर होता है ई आई माइनस ई एफ, जो कि बराबर होता है एच न्यू। और फिर न्यू की वैल्यू आपको पता है, न्यू बराबर होता है सी ओवर लेमडा के। तो न्यू की जगह पे अगर सी ओवर लेमडा पुट करेंगे तो एच सी ओवर लेमडा के बराबर आ जाएगा। अब क्या है कि एक तरफ तो एच न्यू या एच सी ओवर लेमडा को लेके चल रहे हैं, और ई आई और ई एफ की जगह पर हमने एनर्जी की वैल्यूज़ पुट करनी है। और ये जो एनर्जी की वैल्यूज़ आई हैं, पहले उनकी डेरिवेशन देख लो, ताकि अगर आपको नहीं मालूम है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको ये वाली बात दोबारा से समझा दूंगा। उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो पोजेस करता है दो एनर्जी। एक तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, और एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी भी वो पोजेस करता है। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना तो वैसे आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट देन कूलम्स फोर्स को बैलेंस करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मैंने आपको रेडियस वाली डेरिवेशन में भी बताया। तो उसी तरीके से जो वहाँ पे हमने लिखा था दोबारा से यहाँ पे लिखा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ डिवाइड करा रहे हैं 2 को, या फिर ऐसा कर लो कि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं दोनों साइड्स को। तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा के ई स्क्वायर ओवर 2 आर। ठीक है, ऐसा हमने इस वजह से किया क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई ना, 1/2 एम वी स्क्वायर एक्चुअली किसको शो करती है, ये शो करती है काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई के ई स्क्वायर ओवर 2 आर। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब हमें ज़रूरत है पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने की। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के मुताबिक वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू जो है वो वी के साथ जाकर हो जाता है मल्टीप्लाई, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे ई इंटू वी। ठीक है, ई हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वी हो गया वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, वो बराबर होता है वी इज इक्वल टू माइनस के ई ओवर आर। ठीक है ना, माइनस के कूलम्स कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और आर जो है जिस डिस्टेंस पर हम उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करते हैं वो वैल्यू होती है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जो वर्क डन की बात कर रहे हैं, वो डिस्टेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का, और वो बराबर है आर के। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी ई इंटू वी, और वी की जगह पे कंप्लीट वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि ब्रैकेट में यहाँ पर आ गई। सो ई से ई मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ई का स्क्वायर यानी कि माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ गई, तो टोटल एनर्जी मालूम की जा सकती है, दोनों को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो थी, तो के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर काइनेटिक एनर्जी प्लस, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो माइनस का साइन आएगा के ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आर एलसीएम आएगा, के ई स्क्वायर में से 2 के ई स्क्वायर माइनस होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन के ई स्क्वायर ओवर 2 आर, माइनस का आ जाएगा,
माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2r, यानी कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई है ना वो भी नेगेटिव आई है। बट एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला हम लोग ने ड्राइव किया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, उसको पुट कर देंगे आर की जगह पर। ये जो आर की भी जगह है ना एनर्जी के फॉर्मूले में, यहाँ पे इस आर की इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 n² h² डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 2 से ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी तो आंसर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, जो वैल्यू ऊपर जाके होगी मल्टीप्लाई। जैसी मल्टीप्लाई होगी तो नीचे आया 2 पाई स्क्वायर, वो ये आ गया 2 पाई स्क्वायर के, एक ये लिखा हुआ है एक ये लिखा हुआ है, तो के से मल्टीप्लाई होके के स्क्वायर, ई का स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है ई का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे e⁴ और m एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगी वैल्यू n स्क्वायर और h स्क्वायर। और सारी की सारी वैल्यूज़ अभी मैंने बताई हैं, आप जो है वो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो कि भाई किस तरीके से हम के ई और m की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो E बराबर आ गया, अब हमें पता है वैसे जो फॉर्मूला था वो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e⁴m ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर है, बट क्योंकि यहाँ पे ई आई लिखा हुआ है तो इनिशियल ऑर्बिट की वैल्यू आएगी, और इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी थी ni, तो ni का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, और फिर ये जो एनर्जी की वैल्यू हमने ड्राइव करी वो नेगेटिव में आ रही थी, जिसका रीज़न ही मैंने आपको बताया, सो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। और सिर्फ जो फ़र्क आएगा सारी वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e⁴m और h स्क्वायर सब कॉन्स्टेंट है सिवाय नंबर ऑफ ऑर्बिट के। इधर वाला जो ऑर्बिट था वो ni था और इधर वाला जो ऑर्बिट है वो बराबर है nf के। तो एनर्जी बराबर आ जाएगी -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e⁴ ओवर m, ठीक है, और फिर सिर्फ यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा अब देखो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e⁴m और अपॉन का h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। अच्छा कॉमन जो हमने लिया ना, तो हमने इस तरीके से फिर ये किया कि आप देखो कॉमन लेने के बाद NF जो है ये पॉजिटिव वैल्यू हो चुकी है और NI वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो चुकी है, तो बेहतर ये कि पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख दिया जाए। तो हमने क्या करा, कॉमन लेने के बाद 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास E की वैल्यू आ रही है। अब E का जो मैंने बताया आपको अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ E बराबर होता है hc ओवर लेमडा के, तो हम क्या करेंगे, हम E की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे hc ओवर लेमडा, तो hc ओवर लेमडा बराबर आ जाएगा, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे लिखा है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e⁴m अपॉन h स्क्वायर और 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। वैल्यू हमें चाहिए लेमडा की, तो रीअरेंज करेंगे तो 1 ओवर लेमडा बराबर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e⁴m ओवर सी एच क्यूब के बराबर। अच्छा अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ देखो ना इधर, अगर तो ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इन्हें अलग अलग लिखने से बेहतर ये कि हम एक ही मरतबा इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो आप कैलकुलेटर के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक कांस्टेंट आंसर आएगा, और बहरहाल इन तमाम कांस्टेंट्स को मिला के आर एच या आर इन्फिनिटी का साइन होता है उससे भी शो करते हैं, ये कहलाता है राइटबर्ग्स कांस्टेंट। और राइटबर्ग्स कांस्टेंट जो है, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है वो राइटबर्ग की ही डेरिवेशन थी, इस वजह से उसी के नाम से दर्ज है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे कांस्टेंट्स आ जाते हैं, तो वो राइटबर्ग्स कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू 1.097, राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 10⁻⁷ के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग अपने पास कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे अपने कैलकुलेटर से, अगर आप एक साथ वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल आप फिर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप अपने कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ रखें। तो राइटबर्ग कांस्टेंट यानी कि आर एच या आर इन्फिनिटी 1.097 10⁻⁷ मीटर इन्वर्स के बराबर आता है। और अगर इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की जगह पे हम आर एच लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। यानी कि अगर हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन पता करनी है ना, तो सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट की तरफ जंप कर रहा है। इनिशियल ऑर्बिट की वैल्यू ni और फाइनल ऑर्बिट की वैल्यू हो जाएगी nf, और बाकी आर एच तो मैंने आपको बता दिया राइटबर्ग्स कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट ही पुट करनी है। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन आसान सी है, और फिर इसी डेरिवेशन को हमने आगे इस्तेमाल करना है टू स्टडी द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल उस लेक्चर से पहले दूर करके रख लेना, और अगर कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ तो लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।